दोस्तों नमस्कार। बिहार में जो पिछले 15 दिन से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, आज उसका पटाक्षेप हो गया। 129 विधायकों के साथ नीतीश कुमार ने फ्लोर पर अपना टेस्ट जीत लिया, बहुमत साबित कर दिया। 28 तारीख को जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, सुबह इस्तीफा दिया था, शाम को शपथ ली थी, महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ शामिल हुए थे, उससे लेकर के और आज तक बहुत सारे सनसनीखेज भी दावे किए गए। अब खेला होगा, यहां खेला होगा, और इसके पीछे कुछ कारण थे। और वो कारण थे, कभी तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अभी तो खेला शुरू हुआ है। महबूब आलम मांझी के घर गए, जिन्हें माना गया कि लालू प्रसाद यादव के वो दूत हैं। मांझी ने भी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद गए, बीजेपी के विधायक पहली बार गया पहुंचे प्रशिक्षण के नाम पर, उनकी बाड़ेबंदी की गई। फिर श्रवण कुमार के घर पर भोज हुआ, जेडीयू के विधायक वहां कम पहुंचे, नीतीश कुमार नाराज होकर के बाहर निकले। इन सब चीजों ने वो गुंजाइश में पैदा की कि जिसके जरिए बिहार की राजनीति पर एक अलग अलग ढंग से सोचा विचारा जाए। लेकिन वो सारे सनसनीखेज दावे झूठे साबित हुए। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर दिया। अब ऐसे में आगे की राजनीति पर चर्चा होगी। अगले 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव होने हैं, और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी की जरूरत बने हैं तो लोकसभा के मद्देनजर बने हैं। पिछली बार 40 लोकसभा सीटों में से 39 जीती थी एनडीए ने, जिसमें से 17 सीटें नीतीश कुमार की थी। अब ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में गए हैं तो क्या बीजेपी अपने पहले के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? और दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है, क्या नीतीश कुमार 17 सीटें फिर से हासिल कर पाएंगे? पहले इस मुद्दे का विश्लेषण, और उसके बाद क्या नीतीश कुमार का ये जो 28 तारीख को जो पलटी मारना था, वो कहीं उनके पैर पर कुल्हाड़ी ही नहीं तो नहीं मार दी उन्होंने, इसका विश्लेषण करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इससे क्या बीजेपी को लाभ होगा, इंडिया अलायंस को इससे कमजोरी मिलेगी? नो डाउट कि परसेप्शन के स्तर पर इंडिया अलायंस को एक झटका लगा है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ता। और पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में उभरे बिहार की राजनीति में, और बिहार में ही नहीं, तेजस्वी का कद इस समय राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। आज का जो उनका भाषण था विधानसभा में, जिसमें उन्होंने बहुत बारीक ढंग से राजनीतिक बातें की, तार्किक बातें की, और नीतीश कुमार पर जम करके वो बरसे, आरोप लगाए। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने बेनकाब किया एक तरह से नीतीश कुमार को, कि भाई आप कह रहे थे मन नहीं लग रहा था तो क्या मैं नाच गाना दिखाता आपको। और तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों की कामयाबी को अपने पक्ष में भुनाने की भी कोशिश की। जाहिर तौर पर वो 28 तारीख से ही कह रहे थे कि 17 साल बनाम 17 महीने का हिसाब मैं देने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने जो 17 साल में नहीं किया वो 17 महीने में हुआ। तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो क्रेडिट है, वो तेजस्वी ने अपने खाते में लेने की कोशिश की, और सफल भी होते हुए वो दिख रहे हैं। वो क्रेडिट जाति जनगणना का भी है, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में जैसे चले गए उनकी वो क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो गई। या 7 लाख नौकरियों की बात है, वो तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लिया। भाई आप तो 17 साल में आपने वो नहीं किया जो हमने 17 महीने में दोनों लोगों ने मिलकर के दिखाया। तो ये मेरा कमिटमेंट था, तेजस्वी जिस बात को कह रहे हैं। तो एक तो तेजस्वी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी,
बिहार में ही नहीं बल्कि नेशनल स्तर पर एक उनका कद बड़ा हुआ। और दूसरा, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत, आप ये कहें कि अब रसातल तक पहुंच गई। 9 बार वैसे भी शपथ ले चुके हैं वो, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और जब क्रेडिबिलिटी डाउन होती है आम आदमी के बीच में, नेताओं में क्रेडिबिलिटी कोई माने ही नहीं जाती, राजनीति में वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप मतदाताओं की निगाह में गिरते हैं तो फिर शायद उठ नहीं पाते हैं। और ये जो फ्लोर टेस्ट था, ये असली इम्तिहान नहीं था नीतीश कुमार का। असली इम्तिहान अब हो लगा जब वो मतदाताओं के बीच में जाएंगे तो लोग पूछेंगे, जो तेजस्वी ने पूछा, कि वो कारण क्या है कि आप हर बार बदलते हैं, कस्में वादे खाते हैं, जीने मरने की बात करते हैं कि आप कभी नहीं जाएंगे, वो फिर आप चले जाते हैं। क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है बुरी तरीके से नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी भी नहीं है कि आपके पास गोदी मीडिया हो, वो चैनल्स हो, कारपोरेट आपके साथ खड़ा हो, आईटी सेल हो और राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम और नरेंद्र मोदी की छवि को गड्ढमड्ढ करके पेश किया जाए। तो जो क्रेडिबिलिटी दरकी थी नरेंद्र मोदी की, उसको गोदी मीडिया के जरिए और ये धार्मिक आयोजन के जरिए उसको बनाए रखने की कोशिश हुई है। नीतीश कुमार के पास वो कोई हथकंडा नहीं है। तो ऐसे में उनका ये जो फैसला है वो कहीं खुद के नीचे की जमीन को बंजर तो नहीं बना रहा है। एक बड़ा फैसला नीतीश के समय था, वो था जाति जनगणना का। और जाति जनगणना ने दिखाया कि बिहार में जो ओबीसी मतदाता है वो सबसे ज्यादा है, जिसमें से पिछड़ा वर्ग, इसको अपर ओबीसी आप कह सकते हैं, 27% है। और जो अति पिछड़ा है, लोअर ओबीसी, ईबीसी, 36% है। इसकी राजनीति नीतीश कुमार करते रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया तो वो एक बहाना था उनका एनडीए की तरफ जाने में। बिहार में 19% दलित आबादी है, एसटी 1.68, 1.68%। और जो सामान्य आबादी है उसमें से अपर कास्ट आप ये कहें हिंदू भी और मुसलमान भी, वो 15.5%, 15.5%। सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों में वो अकेले यादवों की है। तो ये जो, और सिर्फ आंकड़े जनसंख्या के जारी नहीं हुए, संसाधनों के भी हुए। सरकारी नौकरियों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, जो प्राकृतिक संसाधन यानी जमीन है उसके पास किसकी हिस्सेदारी है, उसमें अपर कास्ट कितना है, ईबीसी कितना है, दलितों आदिवासियों के पास कितनी जमीनें हैं। इसने एक तरह से उस पूरे सामाजिक ताने बाने को सामने रख करके दिखा दिया है। और नीतीश कुमार वही एजेंडा परक राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज के भाषण में भी ये बात थी। नीतीश कुमार ने जो किया था वो सब कुछ उनका खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया बीजेपी में जाते ही। क्योंकि बीजेपी लगातार खड़ी रही, अभी भी खड़ी हुई है वो जाति जनगणना के खिलाफ। तो नीतीश कुमार एक तरह से अब जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हुए पाले में हैं और ये फायदा तेजस्वी यादव को मिल रहा है। दूसरा, और 3 नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी नीतीश कुमार ने, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी, महादलित कॉन्स्टिट्यूएंसी और अति पिछड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसने नीतीश कुमार को 17 साल बिहार की राजनीति में सियासत के सबसे ऊंचे ओहदे पर रखा। अब अति पिछड़ा समाज में भाई जाति जनगणना आपने कराई और उसके बाद आप निकल गए, बीजेपी के साथ चले गए। महादलित में मांझी के लिए आपने क्या बोला था कि वो मूर्ख है और मैंने गलती की थी, मुख्यमंत्री बनाया था। महिलाओं में आप जब परिवार नियोजन को लेकर के व्याख्या कर रहे हैं विधान परिषद के भीतर, तो अश्लीलता की हद तक चले जा रहे हैं। इसने नीतीश कुमार के पैरों के तले की जमीन को ध्वस्त कर दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को भले ही फायदा हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होने जा रहा है।
और ये भी नहीं है कि एनडीए को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, पिछली बार की तरह 39 सीटें जीत लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की अगर सीटें घटेंगी और चिराग पासवान भूल नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार भी कैसे भूल सकते हैं कि चिराग पासवान के जरिए विधानसभा में उनकी 45 सीटें रह गई थी। नरेंद्र मोदी ने वहां खेल खेला था, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। चिराग पासवान अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो बेचारे क्या करें, तो वो भी अभी कुछ गलत अपना लगाएंगे। तो इससे नीतीश कुमार की छवि ही नहीं बल्कि चुनावी राजनीति पर भी गहरा असर पड़ा है, और ये असर नकारात्मक है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को इससे बढ़त मिली है, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कहीं ये फैसला नीतीश कुमार के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा तो नहीं होगा। देखना होगा। शुक्रिया।